साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि पूर्व के लेक्चर में आपके साथ ये साझा हुए कि शरीर में रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार प्रकृति का नियम है, ये आपके साथ साझा किया गया। साथियों, आज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि शरीर के प्रतिकूल भोजन के प्रकृति के क्या नियम हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं चार सफेद जहर। चार ऐसे सफेद जहर जिनके अत्यधिक सेवन से हमारे शरीर को केवल हानि ही होती है। वो चार चीजें बताई गई हैं। सबसे पहला नमक। साथियों, नमक के अंदर एक शरीर को तेजी के साथ गलाने की एक विशेष क्षमता होती है। इवन ये भी कहा जा सकता है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो थोड़े से नमक के छिड़काव से कुछ समय बाद उसकी हड्डियां तक गल जाती हैं। साथियों, जिंदा रहते हुए हमें नमक का सेवन कम ही करना चाहिए। ऋषियों के अनुसार सेंधा नमक, जिसे रॉक सॉल्ट कहा जाता है, वह हमारे शरीर के लिए काफी अनुरूप माना गया है। उससे हम काफी अधिक सुरक्षित रह सकते हैं। फिर भी नमक आप चाहे कोई सा भी लीजिए, हमें नमक कम ही सेवन करना चाहिए। दूसरा है चीनी। साथियों, चीनी को बनाते समय सल्फर और फास्फोरिक एसिड नामक केमिकल का उपयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए नितांत हानिकारक है। यह हमारे पाचन तंत्र पर बहुत तेजी के साथ दुष्प्रभाव पहुंचाता है। यानी हमें चीनी का सेवन से भी थोड़ा कम ही करना चाहिए। इसके लिए ऋषियों के अनुसार गुड़, शहद, खांड, इसको काफी सुरक्षित माना है। यह बिल्कुल केमिकल से रहित होता है। तो साथियों, हम मीठे के लिए कम से कम घर पे तो थोड़ा सा परिवर्तन कर ही सकते हैं। तीसरा सफेद जहर के अंतर्गत माना गया है मैदा से बनी हुई चीजें। साथियों, मैदा में से फाइबर पूरी तरह रिमूव कर दिया जा चुका होता है। साथियों, हमें मैदा को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी पाचन शक्ति को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जब तक पाचन शक्ति मजबूत है, हमारी जीवनी शक्ति मजबूत है, तब तक तो एक बार को हम इजीली डाइजेस्ट कर भी पाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी जीवनी शक्ति कमजोर हुई या पाचन तंत्र में कहीं कोई कमावेशी हो गई, वह मैदा हमारे आंतों में रुकने लग जाती है और रुकने के बाद में सड़ने लग जाती है और सड़ने के बाद में हमारे वही वेस्ट मटेरियल पूरे शरीर में पहुंचने लग जाता है और नाना प्रकार के रोगों को जन्म देता है। तो साथियों, हमें अपने उज्जवल भविष्य यानी हमें अपने बच्चों को मैदा से बनी चीजों से बचाना ही चाहिए। हमें मैदा के बजाय हम आटे से बनी चीजें जो रिच फाइबर है, उन्हीं का हम सेवन करने की सलाह दें। सभी प्रकार के आटा हम ये भी चोकर सहित उपयोग करें, उसकी भूसी को छाने नहीं। अगर छानते भी हैं तो उसी में मिक्स कर दें। सभी प्रकार की दालें भी हमें वही उपयोग करनी चाहिए जो छिलका सहित हो। इसी प्रकार चौथा चीज है, वो है जमने वाली चिकनाई। हम जमने वाली चिकनाई से भी यथासंभव बचने का ही प्रयास करें, क्योंकि जमने वाली चिकनाई जब पूरी तरह अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, हमारा इतना फिजिकल नहीं हो पाता है, हम इतना पसीना नहीं बहाते हैं, तो वही जमने वाली चिकनाई हमारे आगे चल के ब्लड वेसल्स में आकर के रुक जाती है, यानी हमारे खून में रुकावट का कारण बन जाती है। जब खून में रुकावट का कारण बनती है तो वही आगे चल के हार्ट पर ज्यादा दबाव डालने लग जाता है। हार्ट से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो साथियों, मेडिको टर्मिनोलॉजी में इसी को कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। यानी हमें जमने वाली चिकनाई भी अपने भोजन में से कम ही कर लेनी चाहिए। इसके लिए ऋषियों ने सरसों का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, ये सारे तेल दिए तो हैं। यह हमारे शरीर के लिए काफी हद तक सुरक्षित है। तो साथियों, इन चार सफेद चीजों से, चार सफेद जहरों से हम यथासंभव बचने की ही कोशिश करें। साथियों, अगला प्रतिकूल भोजन के अंतर्गत आता है प्रोटीन की उपयोगिता। साथियों, आजकल प्रोटीन को लेकर के इतना ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है कि रिच प्रोटीन डाइट लो, रिच प्रोटीन डाइट लो। निस्संदेह हमारा शरीर, हमारे पूरी सारी मांसपेशियां, हमारा ब्लड, यानी हमारा पूरा शरीर ही प्रोटीन से मिलके बनता है।
लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जब हमारा शरीर एक बार बन गया, यानी हमारा जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो 18 से 20 वर्ष तक का होता है। जब 18 से 20 वर्ष तक जब हमारे शरीर की पूरी ग्रोथ हो गई तो अब हमें प्रोटीन कम ही कर देना चाहिए। हमें उसके बाद तो सिर्फ उतने ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है कि जो कहीं थोड़ा बहुत टूट फूट, हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो समय समय पर डेड भी होते हैं और नए बनते भी हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हमें ईंट, सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी, सरिया, इन सब की आवश्यकता होती है। हमें जितना भवन बनाना होता है, जब वो पूरा भवन बन जाता है तो क्या हम ईंट, सीमेंट, बदरपुर आदि मंगाते हैं? नहीं, क्योंकि अब हमारा घर पूरा बन चुका है। अब हमारे शरीर को, यानी हमें अपने घर को सिर्फ उसे ठीक से सजा के रखना है। सैनिटरी का वर्क, पेंट का वर्क, स्टोन का वर्क, वुड वर्क, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। हमें ईंट, सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी, इनकी आवश्यकता नहीं होती। साथियों, इसी प्रकार हमारा शरीर है। हमारे शरीर को भी एक रिच प्रोटीन की तभी आवश्यकता होती है जब हम ग्रोइंग पीरियड में होते हैं। और हमारा ग्रोइंग पीरियड 18 से 20 वर्ष तक होता है। 18 से 20 वर्ष के बाद में हमें प्रोटीन रिच डाइट कम ही कर देना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट के अंतर्गत सभी प्रकार के दालें, मिल्की प्रोडक्ट, अंडे, मांस, मछली, ये सब रिच प्रोटीन डाइट के अंतर्गत आते हैं और यह हमें 20 वर्ष के बाद में कम ही कर देना चाहिए। दूसरा, हमें उसकी जरूरत उस वक्त भी ज्यादा पड़ती है जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल करते हैं। ये बात बार बार कही जा रही है कि अगर आपका फिजिकल वर्क अच्छा है तो आप इसको आराम से थोड़ा ज्यादा ले भी सकते हैं। तीसरा, हमें रिच प्रोटीन की आवश्यकता तब पड़ती है जब शरीर में कहीं कोई टूट फूट हो जाती है। जब घर में कोई टूट फूट होती है तभी तो हम सीमेंट, बदरपुर मंगाते हैं। इसी प्रकार जब शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई कट गया, कहीं कोई चोट लग गई, उस समय हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है तो हमें प्रोटीन कम ही कर देना चाहिए। साथियों, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इंटर में पढ़ाया भी जाता है कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम केवल 3 ही चीजों को डाइजेस्ट करने में लगा रहता है, या तो प्रोटीन के डाइजेशन में, या फैट के डाइजेशन में, या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन के ही डाइजेशन में लगा रहता है। कहते हैं ना कि सारे रोग पेट से शुरू होते हैं, यानी पेट से शुरू होते हैं, तो फिर हमें अपने पाचन तंत्र की हालात पर भी ध्यान देना चाहिए। रिच प्रोटीन डाइट इमीडिएट कम कर देना चाहिए। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपने प्रोटीन को लेकर के कुछ ना कुछ अवेयर निश्चित हुए होंगे। साथियों, तीसरा, एक हमारे शरीर के प्रतिकूल जो भोजन का जो एक चीज और बताई गई है, ऋषियों ने कहा है हमारे शरीर में 80% पानी होता है, यानी हमारे शरीर को 80% एल्कलाइन डाइट यानी क्षारीय भोजन की आवश्यकता होती है और 20% सॉलिड यानी उसे ऐसे भी कह सकते हैं एसिडिक डाइट की आवश्यकता होती है। तो इसी एसिडिक एल्कलाइन के लिए हम इसको ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंटर में पढ़ाया जाता है कि ऐसे मानिए जैसे हमने एक लाइन कर दी और उसमें एक कॉर्नर पे लिख दिया 0 और एक कॉर्नर पे लिख दिया 14 और इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो हो गई 7। साथियों, 7 से 0 की और वैल्यू वाले खाद्य पदार्थ ये सभी एसिडिक के अंतर्गत आते हैं और 7 से 14 की और वैल्यू वाले खाद्य पदार्थ ये सभी एल्कलाइन डाइट के अंतर्गत आते हैं। और जो 7 वैल्यू है ये एक न्यूट्रल वैल्यू है, ये ना अम्लीय है और ना ही ये क्षारीय है, ये न्यूट्रल वैल्यू है। तो साथियों, 7 का जो वैल्यू है ये हमारे शरीर के अनुकूल मानी गई है, यानी ये न्यूट्रल है। और हमारे जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4 और इसका जो वेरिएबल वैल्यू है वो है 7.35 टू 7.45, यानी कितना माइनर वेरिएशन है।
अगर 0.2 का भी डिफरेंस हो जाता है तो हमारे जीवन में एक बड़ा खतरा आ जाता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो साथियों, हमें इस चीज को विचार करना होगा कि हमारा जो ब्लड है वो एक क्षारीय की ओर है। हमें जितना भी हो सके क्षारीय भोजन का ही अत्यधिक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खट्टे हैं, यानी कुछ फल खट्टे होते हैं, ये सभी साइट्रिक फ्रूट्स यानी एसिडिक के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सभी खाद्य पदार्थ जब हमारे पाचक रसों के संपर्क में आते हैं तो ये एल्कलाइन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हमें इस भ्रमितता से भी बचना है कि अगर कोई भी खट्टा फल है या कोई भी खट्टा पदार्थ है तो हम वो मतलब एसिडिक है, हम उसके सेवन से बचें। नहीं, जो बिना आग से पका हुआ है तो वो एल्कलाइन ही है। हमें आग से पके हुए और केमिकल युक्त चीजों से ही बचना चाहिए। तो जितने भी रॉ फूड है ये सभी एल्कलाइन होते हैं, हम इसका सेवन प्रचुर मात्रा में रखें। 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक, ये हमारे शरीर के भोजन में रेशियो होना चाहिए। तो साथियों, इसमें थोड़ा बहुत ही वेरिएशन हो तो हमारा शरीर एडजस्ट कर लेता है। अगर हमारी जीवनी शक्ति अच्छी होती है, हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन एकदम बिल्कुल फिट फाट होते हैं, तो एक बार को थोड़ा वेरिएशन ज्यादा भी हो जाएगा तो भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जब थोड़े से भी किसी तकलीफ में आ जाते हैं तो उस वक्त हमें निश्चित रूप से संभल जाना चाहिए। धन्यवाद।